हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है एसटीडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट पेपर नंबर 3। हम यहाँ पे टेस्ट पेपर 3 को कवर करेंगे और ये जो टेस्ट है ये फुल लेंथ टेस्ट है। यहाँ पे टोटल 140 क्वेश्चन होने वाले हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल टेस्ट है। इसको हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही माध्यम के लोग इस टेस्ट को देख सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज़ टेस्ट पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। ये एसटीडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑलरेडी मैंने 1 और 2 टेस्ट अपलोड किया है जिसके पीडीएफ के लिए आप लोग मांग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिए गए टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, इस टेस्ट को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है क्योंकि ये टेस्ट पेपर बहुत मुश्किल से मार्केट में मिला है और मैंने खुद ही इसका पीडीएफ बनाया है और मैं आपको वो फ्री में ही प्रोवाइड करा रही हूँ और इसका डिस्कशन अपने यूट्यूब चैनल पे कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करिए। चलिए फिर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कुछ विद्रोह दिए हुए हैं, जैसे पहाड़िया विद्रोह है, सूरत नमक विद्रोह है, वेल्लोर विद्रोह है और नारकेलवेरिया विद्रोह है। इनको हम क्रम के अनुसार लगाना है और सही उत्तर बताना है। दोस्तों, ये जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1778 ईस्वी में और ये भारत का जो औपनिवेशिक युद्ध के इतिहास में ये पहला आदिवासी विद्रोह था। ये जो विद्रोह हुआ था ये राजमहल झारखंड की पहाड़ियों पर हुआ था और इसका जो एक लोकप्रिय नेता था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो पहाड़िया विद्रोह का लोकप्रिय नेता था उसका नाम था तिलका माझी। उसका नाम था तिलका माझी, उर्फ इसको जबरा पहाड़िया कहा जाता था। जबरा पहाड़िया ये इसका लोकप्रिय नेता था जिसके नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है इसमें सूरत नमक विद्रोह। जो सूरत नमक विद्रोह हुआ था ये 1844 ईस्वी में हुआ था और ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुआ था ये विद्रोह। इसमें होता क्या है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक पर जो टैक्स था वो 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया था। जो पहले 50 पैसे लगते थे नमक पे कर, उसको बढ़ा करके उन्होंने 1 रुपया कर दिया था। इस वजह से जो सूरत की जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था और अंत में होता क्या है कि जो ये बढ़ा हुआ कर था इसको अंग्रेजों को वापस लेना पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें वेल्लोर विद्रोह। देखिए, ये जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1806 ईस्वी में और ये जो मद्रास जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये विद्रोह होता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और जो भारतीय सिपाही होते हैं, तो जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह करते हैं और ये विद्रोह जो होता है ये पहला विद्रोह था जो भारतीय सिपाहियों ने किया था। जो 1857 की क्रांति में हुआ था ना, उससे भी आधी सदी पहले ही ये विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हो चुका था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो भी नाम रखिएगा, कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि वेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम कैंडविस बेंटिक था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है नारकेलबेरिया विद्रोह। ये नारकेलबेरिया विद्रोह जो होता है वो 1831 में होता है और इसके जो नेता होते हैं वो होते हैं टीटू मीर। और ये विद्रोह कहाँ पे होता है, तो ये बंगाल में होता है। तो जो बंगाल के मुसलमान थे उनको जमींदारों के खिलाफ, जो कि मुख्य रूप से उसमें हिंदू भी थे और नील बागान मालिक थे, उनके खिलाफ उठने के लिए इसमें प्रेरित करता है इस विद्रोह में लोगों को। और ये जो विद्रोह है इसको अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार अगर हम क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ये देखिए, जो यूनेस्को की सूची है उसमें कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया है। तो देखिए, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। और जो नवरोज त्योहार है इसको 2016 में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। और योग को भी 2016 में ही शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों ही जो कथन है वो सही सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो सहायक संधि प्रणाली जो आई थी ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय आई थी। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था और ये 1798 में आया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों में जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ये स्थापना किया गया था 1857 में, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये कैनिंग के समय में हुआ था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1865 में, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। तो ये लॉरेंस के समय में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुआ था वो 1872 में हुआ था। इस प्रकार अगर हम कम क्रम से लगाएंगे तो 1 2 3 4, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को जो है वो सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए, जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बहराइच में ही बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये इटावा में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो देखिए चंदौली में नहीं है, बल्कि वो चित्रकूट में है। वो जो है वो चित्रकूट में है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। डी वाले को भी देख लेते हैं। समान वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए समान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मैनपुरी में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में दूसरे स्थान पे कौन है। देखिए, भारत की जो 2000 जनगणना है इसके अनुसार में हमें बताना है कि जो नगरीय जनसंख्या है उसमें सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य है। देखिए, पहले स्थान पे तो जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सेकंड पे जो है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 1857 का विद्रोह दिया हुआ है और उनका स्थान दिया है और उनके क्रांतिकारियों का नाम दिया है। देखिए, जो 1857 में विद्रोह हुआ था और संबलपुर में जो मोर्चा संभाला था वो संभाला था सुरेंद्र साई ने, और रायपुर में मोर्चा संभाला था नारायण सिंह ने, बिहार में मोर्चा संभाला था कुंवर सिंह ने, और ग्वालियर में संभाला था तात्या टोपे ने। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा ये 3 2 4 1 होगा, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख झीलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें दी हुई हैं, झीलों को देख लेते हैं। तो जो कीथम झील है, देखिए जो कीथम झील है ये आगरा में है, और बरुआ सागर झील जो है ये झांसी में है, अलवारा झील जो है ये कौशाम्बी में है, और नौ झील जो है ये मथुरा में है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1917 में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। देखिए, होता क्या है, ये जो चंपारण सत्याग्रह होता है ये बिहार में होता है। उसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जिसके प्रमुख नेता होते हैं। इसमें होता क्या है कि बिहार में जो चंपारण जो जगह थी वहाँ पे एक 3 कठिया पद्धति लागू थी, जिसमें हर बीघे में जो 3 कट्ठा जमीन थी वहाँ पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इससे जो है वहाँ के किसान बहुत ही पीड़ित थे और उन्होंने जो है गांधी जी से आग्रह किया था कि आप हमारा सपोर्ट करिए। तो गांधी जी जाते हैं वहाँ पे अपना सत्याग्रह चलाते हैं, और लास्ट में जो अंग्रेज होते हैं वो उस कमी को दूर करने के लिए एक आयोग का गठन करते हैं, और उस आयोग में एक सदस्य के रूप में गांधी जी को शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा कि किसे सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो महात्मा गांधी को नामित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। तो इसका अभिकथन है कि स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया था। कारण, स्वामी दयानंद भारतीय समाज से अछूतों को हिंदू ब्राह्मण के समान दर्जा देना चाहते थे। देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया था, परंतु ये जो शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया था इसके माध्यम से वो जो ईसाई बने हुए हिंदू थे उनको वापस शुद्धि करके अपनी संस्कृति में लाने का प्रयास इन्होंने किया था, ना कि ये जो अछूत हिंदू थे उनको ब्राह्मण के समान दर्जा देना था।
तो इसका अभिकथन तो सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व का वनावरण क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व है उसका वनावरण क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसका जो है वो सबसे बड़ा वनावरण क्षेत्र है और ये कहाँ पे है, तो ये टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए इसके बाद से दूसरे नंबर पे जो आता है वो सिमलीपाल आता है। यहाँ पे सरल पाल ने लिखा, देखिए इसको सेकंड नंबर पे सिमलीपाल आता है। और सिमलीपाल कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में है। और इसके बाद जो आता है वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का आता है थर्ड नंबर पे, और ये कहाँ पे है, तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कुछ राजवंश दिए हैं, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। देखिए ये जो राजवंशों का उदय होता है ना, ये जो बहमनी सल्तनत था दक्षिण भारत में, बहमनी सल्तनत, तो जब बहमनी सल्तनत का जब विघटन होता है, इसके विघटन के फलस्वरूप जो है ये 5 राज्यों में बढ़ जाता है और यहीं पे जो है 5 राजवंशों का उदय होता है। बहमनी सल्तनत की जो स्थापना किया था वो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, एक तुर्क अफगान था ये। और इसका जो बहमनी सल्तनत का जो प्रतिद्वंदी था वो विजयनगर साम्राज्य था। और जो बहमनी सल्तनत था इसका विघटन हो जाता है 1518 ईस्वी में, और उसके बाद ये 5 भागों में टूट जाता है। तो इसमें जो आता है बीजापुर राजवंश, तो जो बीजापुर राजवंश होता है ये बनता है 1489 में। और अहमदनगर जो राजवंश बनता है ये 1490 में बनता है। और गोलकुंडा जो राजवंश बनता है ये बनता है 1512 ईस्वी में। और बीदर राजवंश की जो स्थापना होती है वो 1619 में होती है। इसके अलावा एक और राजवंश बनता है जिसका नाम है बरार। तो जो बरार की स्थापना होती है ये होती है 1490 में। तो अगर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1 2 3 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र एवं उसके अध्यक्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र और उसके अध्यक्ष कौन थे उन्हें जो है वो सही सुमेलित करना है। देखिए जो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, ये लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1910 में जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर विलियम वेडरबर्न थे। तो इसको 4 से मैच करेंगे। और 1905 में जो हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, और ये हुआ था कहाँ पे, तो ये बनारस में हुआ था। और जो 1899 में हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे वो आरसी दत्त थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, और ये भी हुआ था लखनऊ में ही। तो इस प्रकार जो सही मैच हो जाएगा वो 2 4 1 3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक विकल्प है वो गलत है। तो यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला है चुकंदर में बोरान की कमी से हार्ट रॉट रोग होता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चुकंदर में अगर बोरान की कमी होती है तो उससे हार्ट रॉट रोग होता है। सेकेंड है फूल गोभी में अगर बोरान की कमी हो रही है तो उससे ब्राउनिंग रोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और सी है कि फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो बटनिंग रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और इसका डी है कि पालक में मैग्नीज की कमी से मार्स स्पॉट रोग होता है। देखिए जो मार्स स्पॉट रोग मैग्नीज की कमी से होता है ये पालक में नहीं बल्कि ये मटर में मैग्नीज की कमी से होता है। इस वजह से जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है। देखिए जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था ये स्थापना हुआ था 1784 में। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। और उस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो वारेन हेस्टिंग्स होता है। जो समय गवर्नर जनरल होता है वो वारेन हेस्टिंग्स होता है। और इसकी जो स्थापना करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स होते हैं। तो विलियम जोन्स के समय में इसकी स्थापना किया गया था, विलियम जोन्स। तो पहला तो होगा नहीं। और जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था ये होता है 1790 से लेकर के 1792 में। और ये टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। टीपू वर्सेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसके मध्य होता है।
और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी के जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, इसी का परिणाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इस समय भी जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। और जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त आता है 1793 में, इस समय भी जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ये जो बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त होता है, इसमें होता क्या है कि जो इजारेदारी जो व्यवस्था थी उसके दोषों को दूर करने के लिए इस व्यवस्था का आरंभ किया जाता है। और इसमें जो होता है, जो जमींदार होते हैं उनको भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया जाता है। और व्यवस्था जो लागू होती है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू होती है। तो देखिए, जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई और बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, ये तीनों ही जो घटनाएं हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, अकेले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के मैंग्रोव वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत भाग मौजूद है? ये भारत की वन स्थिति जो रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार बताना है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होने वाला है ये होगा 41.74% जो है वो मैंग्रोव वनावरण मौजूद है। अगर इसको राउंड फिगर हम करेंगे तो ये 42% हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, बिल्कुल सही सुमेलित है। और लॉर्ड डफरिन जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। जो युद्ध हुआ था ये 1878 से लेके 80 के बीच हुआ था। और लॉर्ड रिपन जो थे वो इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन के साथ जो सही जवाब होगा वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर आंकी गई है? तो जो उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों की सीमा है वो टोटल जो है वो 13,096 वर्ग किलोमीटर आंकी गई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय था? तो वो कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें एसपी सिन्हा भी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश राज्य के किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है? तो ऐसा यूपी का कौन सा रामसर स्थल है जिसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? तो इसका जो सही जवाब होगा 19 का वो हो जाएगा ए, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ पे है? तो ये आगरा में है और इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। और सबसे बड़ा जो है वो ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट से जो नरोरा स्ट्रेच के बीच में है वो सबसे बड़ा है और ये बुलंदशहर में है। जो सबसे बड़ा है तो ये है ऊपरी गंगा नदी, बुलंदशहर वाला। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है? तो जो कोयले का सेकंड जो सबसे बड़ा भंडार है वो किसके पास है? देखिए, जो ये जो नवीनतम खनिज डेटा 2022 उसके अनुसार पूछा है तो इसमें जो सबसे अधिक है वो है झारखंड में। झारखंड जो है वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे जो है वो है उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। उड़ीसा जो है वो सेकंड पे है, थर्ड पे जो है वो छत्तीसगढ़ है और फोर्थ पे जो है वो पश्चिम बंगाल है। और ये पूछ रहा है भंडार की दृष्टि से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भंडार की दृष्टि से कोयले का जो सबसे बड़ा कहाँ पे है तो वो झारखंड में है और सेकंड में कौन है तो वो उड़ीसा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आर्थ्रोपोडा श्वास नली और बुक लंग के माध्यम से श्वसन करता है? तो कौन सा ऐसा आर्थ्रोपोडा है जो श्वसन नली और बुक लंग के माध्यम से श्वसन करता है? देखिए, जो ए है इसका क्रिस्टेशियस आर्थ्रोपोडा। देखिए, जो क्रिस्टेशियस आर्थ्रोपोडा है ये गलफड़े होते हैं, इनके माध्यम से ये श्वसन करता है। और मिरियापोडा आर्थ्रोपोडा जो है ये श्वास नली के माध्यम से श्वसन करता है, ये श्वास नली के माध्यम से श्वसन करता है। और एरिक्निडा आर्थ्रोपोडा जो है ये भी श्वास नली के माध्यम से श्वसन करता है। और जो इसेक्टा आर्थ्रोपोडा है ये श्वास नली एवं बुक लंग
के माध्यम से शोषण करता है, तो जो सही जवाब होगा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1813 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाती है, और ये जो नीति होती है एक तरफा व्यापार की नीति होती है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है इसका कि ब्रिटिश सरकार भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाना चाहती थी। देखिए पढ़ते ही लग रहा है कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कोई विचार ही नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने जो है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाती है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ब्रिटिश व्यापारी होते हैं उनको आयात करने की पूरी आज़ादी दी जाती है, और इससे जो पारंपरिक तकनीकी से बने भारतीय सामान होते हैं वो ब्रिटिश सामानों के सामने टिक नहीं पाए, और इससे जो भारतीय हस्तशिल्प व्यापार था उसमें अकल्पनीय नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आर्य गलत हो गया, केवल ए इसका सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, आलिया बेट द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए जो आलिया बेट द्वीप है ये गुजरात राज्य में स्थित है, और यह मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा में स्थित एक नदी द्वीप है, और यह खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। तीनों ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस शहर में गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए एक केंद्र स्थित है। देखिए जो गणितीय मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए केंद्र बनाया गया है वो कुंडलाहल्ली बंगलोर में बनाया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार राज्य एवं वस्तु सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितने करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, 1,24,477 करोड़ रुपए जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कर संग्रह का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसके लिए जो आवंटन किया गया है वो किया गया है 1400 करोड़ रुपए। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सूरत की संधि, देखिए जो सूरत की संधि हुई थी ये ब्रिटिश और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी, और ये हुआ था 1775 में। तो इसको मैच करेंगे 4 से। पुरंदर की जो संधि होती है वो 1776 में होती है, और सालबाई की जो संधि होती है वो 1782 में होती है, और एक्सला सैपल की जो संधि होती है वो 1748 में होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो 4, 2, 3, 1 होगा। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किस भाषा की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। देखिए जो संगम लिटरेचर है ये तमिल भाषा की रचनाएं हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। तमिल भाषा की जो रचनाएं हैं उन्हें ही संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने 1550 ईस्वी में स्वर मेल कला निधि पुस्तक की रचना किया है। देखिए जो स्वर मेल कला निधि पुस्तक है इसकी जो रचना किया है ये किया है राम अमात्य ने। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। राम अमात्य ने किया है। और ये जो पुस्तक है इससे ये जो पुस्तक है ये विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये एक संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है और ये विजयनगर साम्राज्य का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा जो है वो सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो पहला है मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप पे स्थित जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है नारकोंडम जो है ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसे विधि मंत्रालय दिया गया था। देखिए जो लॉ मिनिस्ट्री था वो किसे दिया गया था, अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था 1946 में उस समय। देखिए जो सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह को तो रक्षा मंत्रालय दिया गया था, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, तो इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खान को जो है वो वित्त मंत्रालय दिया गया था, और गजनफर अली खान को जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, और जोगिंदर नाथ मंडल को जो है इनको दिया गया था विधि मंत्रालय। जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। विधि मंत्रालय किसको दिया गया था, जोगिंदर नाथ मंडल को दिया गया था। इसके अलावा जो जगजीवन राम इनको जो है श्रम मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
संपूर्ण बंगाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1717 में जो मुगल शासक था फर्रुखसियर, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करता है जिसके द्वारा जो है बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है वो बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करती है। और इसके बदले में क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगल शासक को मात्र 3000 रुपये का वार्षिक राशि भुगतान करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए थीन जो है वो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है, और कैफीन जो है वो कॉफी के बीजों में होता है, और निकोटीन जो होता है वो तंबाकू की पत्तियों में होता है, और कार्क जो होता है वो ओक के वृक्ष की छाल में होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 मासिक पत्रिका ब्राह्मण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? देखिए जो मासिक पत्रिका ब्राह्मण है इसका जो प्रारंभ किया गया था वो कानपुर से हुआ था, और पंडित प्रताप नारायण जो मिस्र थे उन्होंने इसका संपादन किया था, और ये पत्रिका जो है वो 1883 से प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो मासिक पत्रिका ब्राह्मण थी उसके संदर्भ में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया था? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था जो राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया था? तो ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चयन करना है। यहाँ पे जो कृषि डेटा दिया हुआ 2022 के अनुसार से बताना है। तो फसल दिया हुआ है और वह राज्य जो उत्पादन में प्रथम है। तो चना में प्रथम कौन है? तो चना में तो मध्य प्रदेश प्रथम है। अंगूर में कौन प्रथम है? तो अंगूर में जो है वो महाराष्ट्र प्रथम है। शहद में उत्तर प्रदेश प्रथम है, और जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल प्रथम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना जो चट्टान है ये प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए। तो ध्यान रखिएगा जो गोंडवाना चट्टान है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में तो कोयला उत्पादन कहीं दिया ही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए जो डूरंड आयोग की स्थापना हुआ था, डूरंड आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1893 में हुआ था, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो जो लैंसडाउन है इनके समय में जो है ये डूरंड आयोग की स्थापना होती है। पुलिस आयोग की जो नियुक्ति होती है ये 1902 में होती है, और ये सर एंड्रयू फेजर के समय में जो है इनके नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति किया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना, तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है ये 1904 में पारित होता है, और ये लॉर्ड कर्जन के समय पारित होता है। ये भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय पारित होता है। और ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था इसके जो अध्यक्ष थे वो थे थॉमस रेले। ध्यान रखिएगा वो थॉमस रेले थे, इसलिए इसको जो है रेले कमीशन भी कहा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को। नेक्स्ट इसमें साइमन कमीशन की भारत यात्रा। देखिए जो साइमन कमीशन है ये भारत यात्रा करते हैं 1928 में, और इसमें होता क्या है कि ये जो साइमन कमीशन होता है इसका उद्देश्य होता है कि जो भारतीय राजनीति है उसके संगठन, संरचना और शासन में सुधार की जांच करने के लिए, और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य जो होते हैं वो अंग्रेज होते हैं, इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और नारे भी लगाए जाते हैं साइमन गो बैक। तो इस प्रकार अगर हम क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं क्या कहलाती हैं? तो जो नदियां सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं
उनको अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, अनुवर्ती नदियाँ। और ये जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं मोस्टली प्रायद्वीपीय की जो भी प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो मोस्टली नदियाँ हैं वो अनुवर्ती नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से जो सबसे अधिक वनावरण है वो सोनभद्र में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकंड है इसमें वनावरण में जो सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है वो भी सोनभद्र जिले में दर्ज किया गया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि सोनभद्र जिले में सबसे अधिक खुले वन और मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम कृषि डेटा 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। देखिए तो जो भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। जो विश्व में चावल का उत्पादन है वो चीन में होता है। और भारत विश्व में चावल का जो है सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि चावल का जो सबसे ज़्यादा निर्यात विश्व में करता है वो भारत करता है। और चीन जो है वो विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक भी है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन से कितना अधिक है? देखिए जो भी खाद्यान्न उत्पादन है वो 2020-21 की तुलना में बताना है कि 21-22 में कितना अधिक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5 मिलियन टन। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 5 मिलियन टन जो है वो अधिक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, इंसुनावर शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए जो इंसुनावर शब्द है ये मिजोरम का एक मार्शल आर्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। मार्शल आर्ट की एक प्रसिद्ध शैली है और ये कहाँ की है? तो ये मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशियां हैं? देखिए जो सदिश राशि है वो विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत तीव्रता है। ये तीनों जो है ये सदिश राशियां हैं, जबकि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। तो क्वेश्चन में सदिश राशि पूछा तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है वो सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपद मगध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उसमें मगध के बारे में पूछा है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। बिल्कुल सही है, मगध जो था ये उत्तर भारत में से सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध महाजनपद था। और मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार था। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो बिंबिसार था ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है? तो तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? नवंबर 2021 के अंत तक पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे जो है वो चीन है, चीन नंबर 1 पे है। सेकंड पे कौन है? तो जापान, जापान जो है वो सेकंड पे है। और थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। तो क्वेश्चन में थर्ड ही पूछे तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे कौन है? तो फोर्थ नंबर पे भारत के पास जो है वो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 1925 में किस लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था? देखिए काकोरी षड्यंत्र की घटना है जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इसमें होता क्या है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर जो काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी थी उसको इन लोगों ने लूट लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सहारनपुर से लखनऊ लाइन पे जाने वाली ये ट्रेन थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, मेघ विजन जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, तो क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व के प्रयोग से बादल बनाकर कृत्रिम वर्षा किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को
आयोडीन के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद से एक कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, आयोडीन के साथ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो एफएम का जो फुल फॉर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ये बिल्कुल सही है। और ईपीआरओएम जिसको ईपीरोम कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इरेजेबल प्रोग्राम लिखा है, तो जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्रोग्रामेबल होना चाहिए। तो इस वजह से जो सही सुमेलित नहीं है वो बी वाला ही सही सुमेलित नहीं है। डी है इसका डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में पूछा है, तो इसमें जो फिनलैंड है, फिनलैंड पहले रैंक पे है और डेनमार्क जो है वो दूसरे रैंक पे है, और तीसरे रैंक पे देखिए नॉर्वे नहीं है, ये गलत है। तीसरे रैंक पे जो है वो है स्वीडन जो देश है वो तीसरे स्थान पे है, और भारत की इसमें रैंक जो है वो 21वीं है, 121वीं रैंक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रसंस्करण के लिए किस सब्जी की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिपसेना है। ये जो कुफरी चिपसेना है ये आलू की किस्म है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो दीवान ए अमीर कोही की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है। और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और दीवान ए अर्ज ये जो सेना से संबंधित था, इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने कराया था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और दीवान रियासत जो है ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, ये गलत है, बल्कि दीवान जो रियासत है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस वजह से क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य दिए हुए हैं और उनके संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो जो दादरा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तरंग मेल जो नृत्य है ये गोवा से संबंधित है, और कालबेलिया जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और चारबा जो है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। देखिए जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, इसको जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जारी करता है, आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट होती है इसको जारी करता है अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स स्कोर 2021 के तीसरे संस्करण में राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पे है। तो जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है एसडीजी लक्ष्य, इसमें जो पहले स्थान पे है राज्यों की श्रेणी में वो है केरल। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, केरल जो है वो पहले स्थान पर है राज्यों की श्रेणी में। और यूटीज में अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट स्थान पे है वो है चंडीगढ़। और यूपी का कौन सा स्थान है तो ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है वो 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो है कीव, यूक्रेन का। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, यूक्रेन का जो कीव शहर है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इटली का जो वेनिस शहर है ये प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए, ये जो है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और डेट्रॉयट जो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड का शहर ये प्रसिद्ध है जहाज निर्माण के लिए, ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, इसके संदर्भ में बताना है। तो देखिए यह एक पर्यावरण विज्ञान की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और इसे जो है वो 1962 में प्रकाशित किया गया था।
और इसे जो एक अमेरिकी जीव विज्ञान और पारिस्थितिकीविद नाम था उनका राहेल कार्सन, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो साइलेंट स्प्रिंग के संदर्भ में सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सबसे छोटा जो है वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा की जो हाइट है वो 8078 मीटर है। इसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है इसकी जो हाइट है वो है 8126 मीटर। फिर धौलागिरी पर्वत है, इसकी हाइट है 8172। उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो है मकालू। मकालू की जो हाइट है वो 8481। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार किस स्रोत पर आवंटन की सबसे कम राशि खर्च कर रही है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्षेत्र दिया हुआ है जहाँ पे देखना है कि इसमें कहाँ पे जो है सबसे कम राशि खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए जो सबसे कम खर्च कर रही है दिए गए ऑप्शन में वो कर रही है सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन देने में। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे टोटल जो है वो 12.2% की राशि ही खर्च कर रही है। पेंशन में जो खर्च कर रही है वो 12.8% खर्च कर रही है। सरकारी कर्मचारी को वेतन देने में 13.1% खर्च कर रही है। और जो अन्य राजस्व व्यय है इसमें 13.5% खर्च कर रही है। और जो सर्वाधिक कर रही है, मैक्सिमम जो खर्च कर रही है वो पूंजीगत व्यय में कर रही है। और पूंजीगत व्यय में टोटल 20.5% की राशि जो है वो खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। विजयनगर काल में चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से भी जाना जाता है। और सेकंड है कि विजयनगर में नृत्य और संगीत के मिश्रण से विकसित एक शैली को यक्षिणी शैली के रूप में जाना जाता है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो विजयनगर काल से संबंधित हैं, तो दोनों ही सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तो देखिए जो विजयनगर की चित्रकला थी उसको लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था। और विजयनगर में जो नृत्य और संगीत इन दोनों का जो मिश्रण होता था, इन दोनों के मिश्रण से जो एक शैली डेवलप हुई थी उसका नाम था यक्षिणी शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉपर अयस्क के सबसे अधिक भंडार है। कहाँ पे कॉपर अयस्क का सबसे अधिक भंडार है और ये बताना है हमें जो खनिज डेटा है 2022 के अनुसार। तो देखिए सबसे अधिक जो भंडार की दृष्टि से है वो राजस्थान फर्स्ट है भंडार की दृष्टि से। और सेकंड पे जो है वो झारखंड है। और थर्ड पे जो है वो मध्य प्रदेश है। और फोर्थ पे जो है वो उड़ीसा है। तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो हो जाएगा ए। इसका सही जवाब सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है तो राजस्थान में है। और अगर उत्पादन में हम देखें, अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक जो है वो एमपी है। एमपी के बाद से जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद जो है वो झारखंड है थर्ड नंबर पे। और अगर हम यही चीज़ वर्ल्ड स्तर पे देखें, विश्व स्तर पे देखें तो सबसे अधिक जो है वो चिली के पास है, फिर पेरू के पास है, उसके बाद से चीन है। उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन चिली करता है, फिर पेरू करता है, फिर चीन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे वित्त आयोग दिया है और उनके अध्यक्ष दिए हैं। देखिए जो वित्त आयोग की बात हमारे संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। और वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है और इसका जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। तो देखिए जो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सेकंड है कि 8वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो थे। देखिए बिल्कुल गलत है। जो एम खुसरो थे ये 8वें के नहीं बल्कि ये 11वें जो 11वां वित्त आयोग था उसके ही अध्यक्ष थे। 8वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई वी चौहान थे। और 10वां जो वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी पंत थे। और 13वां जो वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर विजय केलकर थे। ये भी बिल्कुल सही है। और अभी जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। तो न्यूयॉर्क के USA में कौन से संगठन का मुख्यालय है ये हमें बताना है।
तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो अबू धाबी यूएई में है, अबू धाबी यूएई में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो 63 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पे नो करेक्ट, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार 19 से 2020 के दौरान प्रति वर्ष किलोवाट घंटे की दृष्टि से प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है कहाँ पे सबसे कम है। देखिए जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है वो सबसे कम जो है वो है बिहार में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, बिहार में जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो जो ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में वो है औरैया जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। औरैया जिले में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है और यहाँ पे 77.5% जो है वो साक्षरता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कितने मैक से अधिक की गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। देखिए जो किसी भी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है ना उसको मैक कहा जाता है और एक मैक से अगर अधिक चाल होती है तो उसको सुपरसोनिक चाल कहा जाता है और 5 मैक से अगर अधिक की चाल होती है तो उसको हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। तो जो हाइपरसोनिक होती है इसमें जो स्पीड होती है वो 5 मैक से अधिक होती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर शहर के बारे में किस यात्री ने लिखा था कि नगर की परिधि 96 किलोमीटर थी और इसमें 90,000 शक्तिशाली सैनिक निवास करते थे। देखिए जो देवराय प्रथम है इसके समय में जो यात्री आया था वो इताली यात्री निकोलो कोंटी था। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, निकोलो कोंटी ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध नाट्य कलाएं दी हुई है और उनके संबंधित राज्य दिए हुए हैं। देखिए जो पगती वैशालू प्रसिद्ध नाट्य कला है ये तेलंगाना राज्य की है, ये केरल की नहीं है, ध्यान रखिएगा ये केरल की नहीं है बल्कि ये तेलंगाना राज्य की है। इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। औरों को भी हम लोग देख लेते हैं। जो बायलता नाट्य कला है ये कर्नाटक राज्य का है और जो रामायण है वो उत्तराखंड का है और करियाल जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है लंबी कूद के खिलाड़ी को पृथ्वी से किस डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी को तय कर सके। तो कोई अगर लंबी कूद कर रहा है खिलाड़ी तो उसको पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी जो दूरी होगी वो अधिकतम होगी। तो उसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है श्रावस्ती की। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। श्रावस्ती में साक्षरता दर है वो 46.7% है। बहराइच में कितनी है तो बहराइच में 49.4% है और बलरामपुर में कितनी है तो बलरामपुर में 49.5% है और बदायूं में जो है वो 51.3% साक्षरता दर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 1992 में हुआ था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1990 में नहीं हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना 1993 में होती है। इस प्रकार जो सी वाला है वो सही सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है इसका कि ग्रीष्म काल में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो ग्रीष्म काल में जो लोलक होता है वो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसका रीजन है कि साधारणतः ग्रीष्म काल में लोलक की जो लंबाई है वो कम हो जाती है। देखिए इसका कारण जो है वो गलत है। ग्रीष्म काल में जो लोलक की लंबाई होती है
वो कम नहीं होती बल्कि लंबाई जो रहती है वो बढ़ जाती है, लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से जो ग्रीष्मकाल में लोलक का आवर्तकाल होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो पहला है कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई भी जब हमारा आपातकाल लगता है तो उस दौरान जो अनुच्छेद 19 होता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा और सही जवाब भी यही हो जाएगा कि ये वाला जो है वो कथन सही नहीं है। अन्य कथन को भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। बी है इसका कि अनुच्छेद 20 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए जो बिल्कुल सही है कि जब आपातकाल लगता है तो जो अनुच्छेद 20 होता है इसको निलंबित नहीं किया जाता है। और सी है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को भी निलंबित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, परंतु 20 और 21 जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख के देवसाई पार्क के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत की कश्मीर घाटी को जोड़ता है? देखिए कौन सा ऐसा दर्रा है जो लद्दाख के देवसाई पार्क के माध्यम से पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है उसको भारत की जो कश्मीर है उसको जोड़ता है? तो वो दर्रा है बुर्जिला दर्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, बुर्जिला दर्रा इन्हें जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम झाड़ियां हैं? जो सबसे कम झाड़ियां हैं वो है सुल्तानपुर में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी एक सीमा रेखा बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच जो है पटकाई बूम पहाड़ी है वो एक सीमा रेखा के रूप में काम करती थी। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, पटकाई बूम पहाड़ी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जर्मन सिल्वर के निर्माण में किन तत्वों का जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए जो जर्मन सिल्वर बनाया जाता है वो कॉपर, जिंक एवं निकेल के सहयोग से बनाया जाता है, कॉपर, जिंक एवं निकेल। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 1 2 3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों के सहयोग से जो है जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद की एकमात्र नदी है जिनका प्रवाह केवल भारत में है? तो पंचनद नदी कौन सी है कौन सी ऐसी नदी जिसका प्रवाह जो है एकमात्र सिर्फ भारत में ही है? देखिए जो पंचनद नदियां है ना उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियां आती हैं। इन पांचों को मिला करके जो है वो पंचनद कहा जाता है। और इनमें से भी जो ब्यास नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो केवल भारत में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहा है तो वह इस अवधि के अंत में भी वो मंत्री नहीं रहेगा? देखिए ये भारतीय जो संविधान है इसका जो अनुच्छेद 75 है ये कहता है कि यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया है या नहीं है तो वो जो है किसी भी सदन में मंत्री नहीं रहेगा या मंत्री नहीं बन पाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखिए जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो 14 नवंबर को नहीं मनाया जाता है बल्कि वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। परंतु अन्य भी विकल्प को हम लोग चेक कर लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस, देखिए जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है? तो कौन सी ऐसी यहाँ पे जो कोशिका दी हुई है कौन सी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? देखिए जो कोशिका भित्त है,
रसधानी है और तारककाय है। ये तीनों जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, परंतु जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी देखना है कौन जो है वो गलत तरीके से सुमेलित है। राज्य है और वहाँ की झीलें दी हुई हैं। तो मिजोरम राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, तो वहाँ पे पाला झील पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। लद्दाख में त्सो मोरिरी झील पाई जाती है, भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और असम में जो है वो हाफलांग झील पाई जाती है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और पवई झील, देखिए जो पवई झील है ये कर्नाटक में नहीं पाई जाती बल्कि ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। देखिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं उसमें संसद के जो दोनों सदन होते हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य जो वो भाग लेते हैं। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं। इसके अलावा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी इन दोनों पे विधानसभा है और इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। इसके अलावा जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में नहीं है। देखिए पहली चीज कि जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन, तो वो काटती है माही नदी काटती है। और ये माही नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर के बहती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, परंतु महाराष्ट्र नहीं है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, किस आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। देखिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना 1921 में किया गया था असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए जो है तिलक स्वराज कोष की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिया है, इस वजह से जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए जो ये तिलक स्वराज कोष बनाया गया था ये 6 महीने के भीतर ही यहाँ पे जो है 1 करोड़ रुपए फंड के रूप में एकत्रित हो गए थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, पोकोमो नामक जनजाति निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में व्यापक रूप से पाई जाती है। देखिए जो पोकोमो नामक जनजाति है ये पाई जाती है केन्या में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ये केन्या में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी वंदे भारत नई ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। देखिए जो 22-23 में अनुमान लगाया गया है कि अगले जो 3 वर्ष में वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी वो 400 के आसपास बनाई जाएंगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 400 नई जो है वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी, ये तीनों ही जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अधातु को चुनिए। तो अधातु का चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम ये धातु है। सेलेनियम जो है ये एक अधातु है। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, सेलेनियम जो है एक अधातु है। इसके अलावा जो मॉलिब्लेडनम है और लिथियम है ये सभी क्या है, तो ये जो है वो धातुएं हैं। तो प्लेटिनम हो गया, मॉलिब्लेडनम हो गया और लिथियम हो गया, ये धातु है, जबकि जो सेलेनियम है ये एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा देश जो है वो शीर्ष 3 आयात देशों में शामिल नहीं है। देखिए चीन जो है सबसे ज्यादा जो आयात होता है वो चीन से होता है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से होता है सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, अमेरिका से
ये है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। परंतु ऑस्ट्रेलिया जो है इनमें नहीं आता, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। देखिए जो ग्रीन जीएनपी है इसका जो मूल्यांकन किया जाता है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, प्रत्येक 10 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। तो कौन सा ऐसा केस था जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको यूज नहीं किया था। देखिए जो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, ये न्यायपालिका को अधिकार देता है कि कोई भी कानून अगर विधायिका बना रही है तो उसका रिव्यू करेगी, कहीं ये अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, कहीं ये संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। अगर इन आधारों पर वो उसको सही पाती है तो उस कानून को रद्द कर देती है। और ये जो शक्ति प्राप्त होता है न्यायपालिका को, वो अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 226 हो गया, इन्हीं के माध्यम से जो है वो जुडिशियल रिव्यू करती है। देखिए तो जो गोलकनाथ का मामला था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जुडिशियल रिव्यू का सहारा लिया था। केशवानंद भारती बाद में भी लिया था और मिनर्वा मिल बाद में भी लिया था। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों में ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेगावाट को मापने की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो मेगावाट को मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है ये विद्युत उत्पादन केंद्रों में किया जाता है। जो विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं वहाँ पे जो बिजली का मापन है वो मेगावाट में किया जाता है। तो क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए घर और जो उद्योग होते हैं यहाँ पे जो मापने की इकाई होती है वो यूनिट होती है, और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं यहाँ पे किलोवाट का प्रयोग किया जाता है मात्रक के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक किसी भी स्थल को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। देखिए कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी एक भी रामसर स्थल नहीं है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में एक भी रामसर स्थल नहीं है। इसके अलावा जो झारखंड हो गया यहाँ पे भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, और मेघालय में भी नहीं है। इसके अलावा सिक्किम में भी नहीं है एक भी रामसर स्थल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, तो हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 लोगों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इनका भी जो है हमने अनुसरण किया है आयरलैंड के संविधान से। देखिए ऑप्शन में तो ऐसा दिया ही नहीं गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची, इसको हमने कहाँ से लिया है, तो हमने इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है समवर्ती सूची को। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से, इसको भी लिया है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होती है। देखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके कारण जो है वो मरीचिका की घटना होती है, हीरे का चमकना भी होता है, और पानी में जो पैदा हुए बुलबुले का जो चमकना होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। परंतु साबुन के जो बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना होता है ये व्यतिकरण के कारण होता है, ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को नेशनल लिबरल यूनियन की स्थापना की गई थी। देखिए जो नेशनल लिबरल यूनियन है इसकी जो स्थापना किया गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसमें होता क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक बैठक बुला करके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उसका स्वागत किया जाता है, और कांग्रेस से अलग होकर के एक राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किया जाता है। इसी को बाद में जो है वो अखिल भारतीय उदारवादी संघ के में जाना गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी,
157 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जैन आगम में शामिल नहीं है। तो देखिए जो जैन आगम है ये जैन साहित्य को कहा जाता है और इसमें 12 अंग शामिल हैं। इसमें जो है वो 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 जो है वो प्रकीर्ण है। इसके अलावा 6 जो है वो छंद सूत्र है, 4 जो है वो मूल सूत्र है और एक जो है वो नंदी सूत्र है, एक जो है वो नंदी सूत्र है और एक जो है वो अनुयोग द्वार है। अनुयोग द्वार, एक जो है वो अनुयोग द्वार है। तो ऑप्शन में देखिए दिया है 2 अनुयोग द्वार, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी वाला हो जाएगा। डी वाला जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान है। देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 3 है इसमें कौन से प्रावधान है? तो इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधी जो ये भाग 1 में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो भाग 2 में दिया है और जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है तो ये भाग 4A में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वायु के संगठन में निम्नलिखित में से किस गैस की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक होती है? तो देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आर्गन, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है वो 0.93% पाई जाती है। नियॉन जो है वो 0.002% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036% पाई जाती है और क्रिप्टॉन जो गैस है ये 0.001% वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उस सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे महाजनपद है और उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो वज्जी जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी है वो है वैशाली। वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी है कौशाम्बी और गांधार जो महाजनपद है इसकी राजधानी है तक्षशिला और कौशल जो महाजनपद है इसकी राजधानी है श्रावस्ती। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? देखिए जो 2022 के डेटा के अनुसार पूछ रहा है जो भारत में सिंचाई की जाती है तो वो सर्वाधिक सिंचाई तो होती है नलकूप से। नलकूप से जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद से नहर से होती है और फिर जो है वो कुएं से होती है, उसके बाद से टैंक से होती है, फोर्थ पे है टैंक। तो सबसे व्यापक किससे होती है? तो वो नलकूप से होती है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की नदियाँ दी हुई है, उनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं और उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो देखिए जो परुसड़ी नदी का जो प्राचीन नाम परुसड़ी है ये है रावी नदी का प्राचीन नाम। अस्किनी जो है ये चेनाब नदी का प्राचीन नाम है और वितिस्ता जो है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ये तीनों तो नहीं सुमेलित हैं, सुमेलित कौन सा है? तो डी वाला सही सुमेलित है सदानीरा। सदानीरा जो प्राचीन नाम है ये गंडक नदी का नाम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि आमतौर पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पे कि जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और बी है इसका कि आमतौर पर जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया है। और थर्ड है कि मानव शरीर का जो तापमान है वो 310 केल्विन होता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, इसलिए जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किसने अपने शासन काल में कश्मीर में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था? तो अपने शासन काल में जो कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो सिकंदर ने लगाया था दिए हुए ऑप्शन के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, इसमें एक अभिकथन है एक कारण है। अभिकथन है गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल सही है, जब भी हम कोई चीज़ गर्म खाते हैं तो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका कारण है कि जब गर्म सूप जीभ के अधिक क्षेत्र पर फैलता है। देखिए दोनों ही बिल्कुल सही सुमिलित है, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए जो गर्म सूप होता है ना उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, तो कम होने के कारण यह जीभ में अधिक क्षेत्रफल पर फैल जाता है। जबकि अगर कोई चीज़ ठंडी होती तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है और वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं फैल पाती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के
कम से कम कितने हिस्से पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी। देखिए 3 कटिया पद्धति में होता क्या था कि 3/20 जो 3/20 भाग होता था कि मतलब 20 में से आपको 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 3/20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डाई तथा ट्राईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डाई तथा ट्राईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है, तो वो है एरेप्सिन। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। एरेप्सिन जो एंजाइम है वो तोड़ता है। माल्टोज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रोज को। लैक्टोज होता है ये लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन। नवीनतम पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण जो उत्तर प्रदेश के किस जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। तो जो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है उसमें भी जो चावल की खेती का वो यूपी के लहुरा देव से प्राप्त होता है। जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर जिले में है। जिसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, संत कबीर नगर जिले में। और ये 9000 से 8000 वर्ष पूर्व का जो है ये साक्ष्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करना है। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये बिल्कुल सही है। जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित की रचना किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आया था। देखिए ये भी बिल्कुल सही है। जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। और थर्ड है कि कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की राजधानी रही है। देखिए जो कांचीपुरम रही है ना ये राष्ट्रकूटों की नहीं बल्कि ये पल्लवों की राजधानी रही है। तो इस प्रकार जो गलत तरीके से है वो है सी वाला। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। डी वाला भी देख लेते हैं। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो रवि कीर्ति हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। देखिए जो उड़िया भाषा से ओडिया भाषा बनाया गया था ये 2011 में 96वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और देखिए जो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन में घटनाओं में कौन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित नहीं था। देखिए जो गुप्त जो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके शासन काल से संबंधित जो नहीं थे वो थे हरिशेर। हरिशेर जो थे ये जो गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त इससे संबंधित थे। ये समुद्रगुप्त से संबंधित थे जिन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिशेर ने किया है और ये समुद्रगुप्त से संबंधित थे ना कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित थे। अन्य जो है कालिदास, आर्यभट्ट ये दोनों ही जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। तो एसिटिक अम्ल जो है ये ध्यान रखिए ये आंवला में नहीं होता है बल्कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है। तो सही जवाब तो ए हो जाएगा। ए वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। अन्य को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। फार्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में पाया जाता है। बिल्कुल सही सुमेलित है। और आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताइए। तो इसमें जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है जिसको विटामिन सी कहते हैं ये आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। लोधी वंश के दौरान भूमि की राजस्व दर क्या रही है। देखिए जो लोधी राजवंश था इसके दौरान जो भूमि की राजस्व दर थी वो 1/4 थी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो देवघर हवाई अड्डा है ये झारखंड राज्य में। इसका सही जवाब ये हो जाएगा और ये राज्य का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ ग्लासर और एंटोन जी लिंगर को संयुक्त रूप से 2022 में किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके देखिए जो संयुक्त रूप से इनको नोबेल दिया गया वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है। तो खिलाड़ियों के लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किया है वो किया है राजस्थान सरकार ने। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119।
हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में तेलंगाना के किस शहर को शामिल किया गया है? देखिए, जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, इसमें जो है केरल के 2 शहर शामिल है। केरल के जो 2 शहर हैं वो कौन है? त्रिशूर और नीलाम्बूर। तो त्रिशूर और नीलाम्बूर ये दोनों जो है वो केरल के शहर हैं। परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा तेलंगाना के शहर, तो तेलंगाना का जो शहर है वो है वारंगल। तो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा कि तेलंगाना के जो है वारंगल शहर को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल, जिसको गोल्डन जॉइंट कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है, जिसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस सेवा 10 शहरों में लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें नहीं है? तो जो स्ट्रीट व्यू सर्विस जो सेवा है ये 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। उसमें 10 शहर कौन है? बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदनगर है। परंतु कहीं भी ऑप्शन में जो है वो भोपाल नहीं दिया हुआ है, इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा, भोपाल में इसको नहीं लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक जो है सोने का सिक्का लॉन्च किया है? तो जो सोने का सिक्का है मोसी ओ तुन्या, इसको लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के डैश में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, जो हरियाली महोत्सव मनाया गया है वो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया गया है, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ताल कटोरा स्टेडियम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? देखिए, ये जो उपकरण बनाया गया है ये बनाया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेता को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा संचालित पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, जो पुण्यकोटि दत्तू योजना है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये किच्छा सुदीप को बनाया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने डैश पर वर्ष 2035 तक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। देखिए, जो यूरोपीय संसद के सदस्य हैं उन्होंने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पे जो है वो प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, जिसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में डैश और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च हुआ है इसको किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो सही जवाब आएगा वो ए आएगा, 10 जो है इसका लुप्त संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। एक तो 129 में भी पूछ रहा है जो दी हुई संख्या उसमें एक गलत संख्या कौन सी है? तो इसमें जो गलत संख्या है वो है 40, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर बताना है, तो 131 का सही आंसर सी हो जाएगा, टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे एल हैं जिनके ठीक पहले पी और बाद में यू है? तो ऐसे एल हैं जिनके ठीक पहले पी हो और बाद में यू है, ऐसे जो हैं ये टोटल 2 हैं, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वो टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता? तो टीचर शब्द से जो है वो नहीं लिखा जा सकता है चेयर, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। लेखक जिस प्रकार उपन्यास से संबंधित है उसी प्रकार कोरियोग्राफर किससे संबंधित है? जो कोरियोग्राफर है वो संबंधित है नृत्य से, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 135 का वो आएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ग हैं आकृति में? तो इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या है
वो है 7। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये कुमारगुप्त जो है इसका जो शासन काल रहा है वो 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा है। समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहा है वो 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच रहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल रहा है वो 375 से लेकर 415 के बीच में रहा है। और रामगुप्त का जो शासन काल रहा है वो 375 ईस्वी के बाद से रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो समुद्रगुप्त का आएगा, फिर रामगुप्त का आएगा, फिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आएगा और सबसे अंत में कुमारगुप्त का आएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर शब्द को जल में प्रतिबिंब अगर करेंगे तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो मूल रूप में दिखाई पड़ेंगे। देखिए इसमें जो अक्षर हैं वो टोटल जो है वो 2 अक्षर अपने मूल रूप में दिखाई देंगे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। वो दो अक्षर कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे एक तो सी और एक ई, ये दोनों जो है ये जल में भी अपने मूल रूप में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह से कौन से 3 जो है वो भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 139 का वो हो जाएगा बी कोण, क्योंकि कोण जो है इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है स्वयं ही, और बाकी जो है वो मात्रक दिए हुए हैं। रेडियन जो है कोण का मात्रक है, ओम जो है ये मात्रक है प्रतिरोध का, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, और वोल्ट जो है ये विभव का मात्रक है। तो देखिए जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और ये टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है, यहाँ पे बताना है अलग एक कौन सा है। तो देखिए फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई महल और बुलंद दरवाजा, इन तीनों का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा कराया गया है, और अकबर ने इनका जो निर्माण कराया है ये उत्तर प्रदेश में कराया है। इनका निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है, परंतु जो जहांगीर महल है तो जहांगीर महल का जो निर्माण है ये अकबर के द्वारा कराया गया है, परंतु ये मध्य प्रदेश में कराया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार ये जो है औरों से भिन्न, इसलिए सही जवाब इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस को लेकर के आऊँ, उनके टेस्ट पेपर को सॉल्व कराऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए, और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।